हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बीएसटी के चैप्टर सेकंड का सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो ये है एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक नजरिया दिया था, किस तरीके से हम लोग साइंस को यूज करके प्रिंसिपल्स को और अच्छा कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले के टाइम में जितने भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए थे, उस टाइम ओनर्स मैनेजर्स क्या करते थे, प्रिंसिपल्स अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे फिट करते थे, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग करते थे। मतलब रूल ऑफ थंब जैसा यूज करते। रूल ऑफ थंब मतलब पहले से बना बनाया रटा रटाया जो चला आ रहा, उसी को आज भी वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता था, उनके बिजनेस, उनके ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लॉस, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। इन सारे प्रॉब्लम को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंस को लेके आया कि प्रिंसिपल्स आप बना तो रहे, लेकिन उसमें साइंस होना जरूरी है। इन दिस सिनेरियो Taylor emerged as father of scientific management as he developed scientific management a solution to overcome rule of thumb। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजर। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, साइंटिफिक मैनेजर। इन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में साइंस को लेके आया था। कोई भी प्रिंसिपल्स थंब ऑफ रूल नहीं होता। अगर प्रिंसिपल सेट करना है तो वो साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक तरीके से होगा, ना कि जो पहले से चला आ रहा उसी को हम लोग करेंगे। क्लियर है। अब हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट को और अच्छे से समझ लेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। Scientific management can be defined as application of science for each and every element of management। मैनेजमेंट के हर स्टेप में, हर एक प्रोसीजर में साइंस का यूज करना ही हम लोग क्या बोलेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग बोले इन जनरल लैंग्वेज, इट मीन्स टू अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड एंड ट्रेन पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। आउटपुट को किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें साइंटिफिक टूल्स का यूज करके, साइंटिफिक मेथड का यूज करके, लोगों को ट्रेंड करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस। दैट मीन्स डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन should not be taken on the basis of will or wishes of the managers, but decision must be based on scientific studies conducted by using scientific tools। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किस चीज को इंसिस्ट करता है या एम्फोसाइज करता है, कि कोई भी चीज को इंसिस्ट करता है कि थंब ऑफ रूल को रिप्लेस किया जाए और साइंस को वहाँ पे अडॉप्ट किया जाए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग करता है तो उसको साइंस को फॉलो करना चाहिए, ना कि वो अपनी इच्छा और अपने मन के अकॉर्डिंग उसको करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी करने के बाद ही हम डिसीजन लेंगे और उसमें साइंटिफिक टूल्स का यूज करेंगे। Scientific management implies conducting business activity according to standard tools, method and trained personnel in order to improve the output, improve product quality and reduce cost and wastage। यहाँ पे बताया जाए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम अगर यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, इसमें हम लोग स्टैंडर्ड टूल्स बनाएंगे, मेथड यूज करेंगे, लोगों को ट्रेंड करेंगे, जिसकी वजह से आउटपुट ज़्यादा होगा, इम्प्रूवमेंट होगा प्रोडक्ट के क्वालिटी का, और रिड्यूस होगा कॉस्ट एंड वेस्टेज। जितना कम वेस्टेज होगा, जितना कम कॉस्ट आएगा और ज़्यादा आउटपुट निकलेगा, तो बिजनेस को प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर के बैकग्राउंड को समझ लेते कि क्या, कहाँ से ये बिलोंग करते थे, ये क्या थे, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इनका जन्म यूएसए में हुआ था, और इन्होंने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिए थे तो इन्होंने मेडिवल स्टील कंपनी को ज्वाइन किया था। वहाँ पे उनका पोस्ट था मैकेनिकल इंजीनियर का। Using his engineering background, Taylor set out scientific study and techniques। तो वो एक तो साइंस बैकग्राउंड के होने की वजह से वहाँ पे उन्होंने मैनेजमेंट में साइंटिफिक स्टडीज़ को और टेक्निक्स को यूज़ किया। ही वॉज प्राइमरली कंसर्न अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो इन्होंने दो चीज़ पे बहुत फोकस किया था, वर्कर्स के ऊपर और रिसोर्स के ऊपर। ये दोनों ही फिजिकल रिसोर्स है, ये दोनों ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक पिलर है। रिसोर्स होगा तो अच्छे से काम होगा, और हमारे वर्कर्स होंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे। तो दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इनका कंसर्न इन दोनों के ऊपर पहले से था। ठीक है, Taylor's principles and techniques were based on the observation
he conducted in factories were method of production, lack planning and working methods were haphazard। तो इसको हम लोग देखते हैं कि टेलर का जो भी प्रिंसिपल्स टेक्निक था वो किसके ऊपर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो फैक्ट्री का जो मेथड था जहाँ पे प्रोडक्शन होता था वहाँ पे कोई प्लानिंग ढंग से नहीं हुआ करता था, लैक ऑफ प्लानिंग था, वर्किंग मेथड सही नहीं था, जिसकी वजह से जितने भी काम थे ना, हैप्पीजार्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित, बिखरा हुआ, तो वहाँ पे सब काम अव्यवस्थित होता था, टाइम टेकिंग होता था, वेस्टेज होता था। तो इन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो इनका 3 कंट्रीब्यूशन इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो 3 कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, टेलर पब्लिश्ड बुक एंड रिसर्च पेपर एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इन्होंने बहुत सारे बुक पब्लिश किए, रिसर्च किए, जिसमें इन्होंने ये बताया कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में थे। सेकेंड, हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज पब्लिशिंग ऑफ शॉप मैनेजमेंट। तो एक शॉप मैनेजमेंट का बुक है जिसमें कि इन्होंने डिटेल में पूरा अपना लिखा हुआ है, जो भी इनका प्रिंसिपल्स जो भी इन्होंने बनाया था। पीस रेट सिस्टम, जिसमें कि हम लोग सैलरी वेजेस किस तरीके से देंगे उसके बारे में ये बुक लिखा हुआ है। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने मैनेजमेंट की दुनिया में 4 प्रिंसिपल्स दिया था। सबसे पहला प्रिंसिपल्स इनका था कि प्रिंसिपल्स कैसा होना चाहिए, साइंस के ऊपर बेस्ड ऑन होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब होना चाहिए। मतलब जो पुराना चीज़ चला आ रहा है वो नहीं होना चाहिए, उस पर साइंस होना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम इंडस्ट्री में चेंजेस आते रहते हैं, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो जो पहले चलता था नियम वो शायद अभी एप्लीकेबल ना हो। तो यहाँ पे नॉट रूल ऑफ थंब है, यहाँ पे साइंस होना चाहिए, ठीक है। रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया है। According to his principles, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on institution experience and hate the miss method। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी टेलर ने इंसिस्ट किया कि जो भी लोग जॉब परफॉर्म करेंगे उनका जो काम होगा वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, ना कि पुराने रटे रटाए नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने के पहले सोचना है, विच इज़ नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब, जो कि रूल ऑफ थंब का है नहीं। रूल ऑफ थंब रहता है ना, उसमें सोचना नहीं पड़ता है, जो नियम बनाएगा उसी को हम लोग फॉलो कर देते हैं। लेकिन वहीं पे जब आपको सोचना पड़ जाए किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पे रूल ऑफ थंब ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करेगा। तो यही पूरे इस पैराग्राफ में इसी को बताया जा रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के आप इसको पढ़ सकते हैं। जहाँ जिस पॉइंट में आपको दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। दूसरे प्रिंसिपल्स में हम लोग देखते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है मेल मिलाप करके रहना, सबके साथ मिलजुल के रहना, मिल के काम करना। नॉट डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होना, कन्फ्लिक्शन नहीं होना, एम्प्लॉयज या वर्कर्स के बीच में मन मुटाव ना होना, ठीक है। यहाँ पे सब लोग अच्छे से काम करेंगे, हार्मनी के साथ रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, बॉस है और ये इसका वर्कर है, इसको हम लोग सुपीरियर सबऑर्डिनेट बोल सकते हैं। दोनों देखिए कितने खुश हैं। इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ पे 2 ग्रुप काम करता है, ठीक है। 2 ग्रुप कौन सा काम करता है, एक मैनेजर ग्रुप होता है और एक वर्कर ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2 ग्रुप होते हैं, एक वर्कर्स ग्रुप होता है, एक मैनेजर ग्रुप्स होता है। इन दोनों ग्रुप को, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के राइवल्स हो सकते हैं। अगर मैनेजर इसको अच्छे से मोटिवेट नहीं करेगा, इसको टाइम पे सैलरी नहीं देगा, कम सैलरी देगा, बोनस नहीं देगा, तो ये डीमोटिवेट होके, डिससेटिस्फाइड होके हो सकता है काम को ना करे, काम को डिले करे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कर सकता है। वहीं अगर वर्कर ढंग से काम नहीं करेगा तो मैनेजर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। ये दोनों ग्रुप के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए ना, वो हार्मनी का रिलेशन होना चाहिए, डिस्कॉर्ड का नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्कर्स को ये न लगे कि ये बेचारे अंडर पेड है, इनको कम सैलरी दिया जा रहा है, इनको ओवर बर्डन कर दिया जा रहा है काम से, और इसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये टाइम का वेस्टेज कर रहा है, रिसोर्स का वेस्टेज कर रहा है। दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप रखना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पाए। तो यहाँ पे वही बताया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा रिलेशन होना चाहिए सबके बीच में, स्पेशली सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, तो हार्मनी होना चाहिए, उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ये इनका सेकेंड प्रिंसिपल्स था। देखिए अगर हम किसी के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं तो यहाँ पे एक मेंटल रिवोल्यूशन होता है, मतलब हम सामने वाले के प्रति अच्छा सोचते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, और जब हम सामने वाले के लिए अच्छा सोचेंगे तो सामने वाला भी मेरे बारे में अच्छा ही सोचेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेंटल रिवोल्यूशन लाता है। आपको यहाँ पे अच्छे से बिहेव करना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है टूवर्ड्स अपने एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को पॉजिटिव अप्रोच रखना है टूवर्ड्स अपने एम्प्लॉयर, ठीक है। इसी बात को डिटेल में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है।
अब थर्ड हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मतलब साथ में मिलके काम करना है, कोई अपना अलग अलग अकेला अकेला काम नहीं करेगा। सेम हार्मनी का ही ये एक्सटेंड फॉर्म है। जब हम रिलेशन अच्छा रखेंगे तो हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे, ना कि अकेले अकेले अपना अलग अलग काम करेंगे। जैसे वर्कर्स अगर काम कर रहा है तो सुपरवाइजर को भी वहाँ पे होना चाहिए, वो उसके काम को सुपरवाइज करे, उसको मोटिवेट करे, उसके साथ कम्युनिकेट करे। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। अब सुपरवाइजर को अपना नहीं सोचना चाहिए, उसको सबको लेके सोचना है, सबको लेके काम करना है। और ना ही यहाँ पे वर्कर्स बात बात पे स्ट्राइक पे चले जाए। अगर स्ट्राइक कर देगा, स्ट्राइक मतलब बंद कर देना, फैक्ट्री को अगर एक दिन के लिए भी बंद कर दिया जाए तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या कैसा होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए दोनों को, ताकि हमारे बिजनेस का जो गोल है उसको हम अचीव कर सकते। तो ये इसका थर्ड प्रिंसिपल्स था, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, देखिए इमेज में बना ना, दोनों जब हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे तो काम बहुत अच्छे से होगा और सबके बीच में एक हेल्दी रिलेशन होगा। वहीं अगर हम अपना अपना सोचने लगेंगे तो काम वहाँ पे मिसमैच हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है टेलर का, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू दियर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इनका मेन फोकस किस पे था, वर्कर्स पे था और रिसोर्स पे था। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे वर्कर्स के डेवलपमेंट के लिए, उनकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए क्या करो, उनको अच्छे से सैलरी दिया जाए, उनको फटिक टाइम दिया जाए। फटिक टाइम मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट टाइम। तो वर्कर्स को डेवलप करना है, वर्कर्स को ट्रेनिंग देना है, वर्कर्स को एजुकेट करना है, ताकि उनकी इफिशियंसी बढ़े और उनका जो जीवन है वो प्रॉस्पेरिटी से भर जाए, मतलब समृद्ध हो जाए। ठीक है, इंडस्ट्रियल इफिशियंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। तो इंडस्ट्री का जो भी इफिशियंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्कर। वर्कर ही एक ऐसा फाउंडेशन या बेसिक होता है जिसके ऊपर इंडस्ट्री टिका होता है। और वर्कर्स इफिशियंसी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड दियर सिलेक्शन। और वर्कर्स की इफिशियंसी कैसे पता चले, किसके ऊपर निर्भर करता है, उनका अच्छे से ट्रेनिंग होना। जितना अच्छा ट्रेनिंग होगा उनकी इफिशियंसी उतनी ही अच्छी होगी। और उनका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करना है, मतलब जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उनका सिलेक्शन करना है। जो अनफिट है उनको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो सकता है, तो हम बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे। टेलर insist due care should be taken while selecting the employees and after selecting they must be given job according to their qualification। तो टेलर ने बोला कि जब भी सिलेक्शन करना है तब आपको ध्यान देना है और सिलेक्शन के बाद भी आपको ध्यान देना, उनको जो भी काम असाइन किया जाएगा उनके क्वालिफिकेशन के ऊपर ही उनको काम देना है। ये नहीं कि उनका क्वालिफिकेशन कुछ और है, उनको काम दिया जाएगा कुछ और, तब वो मन लगा के काम को नहीं करेगा। काम मिसमैच होने की वजह से वेस्टेज हो सकता है। Employees must be sent for training from time to time to update their knowledge। और employees को समय समय पे ट्रेन करते रहना चाहिए ताकि वो अपने नॉलेज को अपडेट करता रहे। ठीक है, ट्रेनिंग इसलिए देना पड़ता है ताकि वो काम को समझ के अच्छे से कर पाए। और हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है, तो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए ट्रेनिंग होना जरूरी है। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। अगर वर्कर्स का प्रॉस्पेरिटी होगा तो कंपनी का ऑटोमेटिकली होगा। तो इन दोनों के प्रॉस्पेरिटी को यहाँ से मैक्सिमम किया जा सकता है अगर हम वर्कर्स का डेवलपमेंट कर दें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने अपने वर्क प्लेस से तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे टेक्निक्स निकाले थे। उस टेक्निक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला टेक्निक इन्होंने निकाला था फंक्शनल फोरमैनशिप। पहले तो फोरमैन का मतलब समझ लो, फोरमैन मतलब होता है लोअर लेवल का मैनेजर। हम लोगों ने पढ़ा है कि मैनेजर का लेवल 3 होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो फोरमैनशिप जो होता है वो लोअर लेवल का, और लोअर लेवल कहाँ पे होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं, और फैक्ट्री में ये वर्कर्स को काम कराते हैं। फोरमैन इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड द हाईएस्ट लेवल वर्कर्स। तो यहाँ पे फोरमैनशिप क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है लोअर लेवल के मैनेजर और उसके वर्कर्स के साथ। He represents the managerial figures with whom the workers are in face-to-face contact on a daily basis। और उन्होंने बताया था कि कौन सा वर्कर्स किस मैनेजर्स के साथ डेली बेसिस पे फेस टू फेस मिलेगा, उसके अंडर में काम करेगा। टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फैक्ट्री के काम को मेनली 2 पार्ट में बांटा जाए, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट के नाम से और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम से। इससे क्या होगा, काम बहुत अच्छा होगा और किसी पे ओवरबर्डन नहीं होगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम सिर्फ प्लानिंग से रिलेटेड होगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन से होगा। Taylor felt that workers must be free from the burden of planning
एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क्स एंड प्रोडक्शन। टेलर को ये महसूस हुआ था कि जो वर्कर्स होते हैं अगर उनको प्लानिंग से फ्री कर दिया जाए तो वो अपने काम को अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं प्रोडक्शन में। टू डेवलप स्पेशलाइजेशंस इन द प्रोडक्टिविटी, टेलर सजेस्टेड under each department there must be some functional expert to supervise, guide and instruct the workers। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो डिपार्टमेंट के अंदर कुछ एक्सपर्ट को रखा जाए और वो एक्सपर्ट क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, मतलब ऑब्जर्व करेंगे, गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे वर्कर्स को। अभी इसको हम लोग फ्लो चार्ट से भी समझेंगे। टेलर कंक्लूडेड फोरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट। जो फोरमैन होगा, जो लोअर लेवल का मैनेजर होगा, वो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। देखिए मैनेजर एनर्जेटिक होगा तो उसका वर्कर भी उसको देख के एनर्जेटिक फील करेगा। ईमानदार होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशन एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब जिस काम के लिए उसको रखा गया उस काम का वो एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑल दीज क्वालिटीज कैन नॉट बी फाउंड इन वन पर्सन, सो टेलर स्ट्रेस्ड on having minimum 8 experts, 4 under each department to order and guide the workers। तो इन्होंने बोला ये सारे क्वालिटी एक इंसान में नहीं पाया जा सकता है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने 8 एक्सपर्ट को रखा, 8 एक्सपर्ट, 4 इसके अंदर 4 इसके अंदर एक्सपर्ट को रखा, फिर वो 4 एक्सपर्ट वर्कर्स के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कितने अच्छे से वर्क का डिवीजन किया है। वर्क को जितने छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे वर्क उतना आसान और स्मूथ होगा और उस काम को जो करता है वो उसका स्पेशलाइज्ड हो ही जाएगा, क्योंकि एक ही काम को बार बार करते तो उस चीज के हम स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। Each foreman supervisor will be specialized in one aspect of work, and while observing the instructing the workers there will be definitely specialization, so this technique is the extension of principles of division of labor। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोला कि वही सेम बात कि अगर हम काम को बांट देंगे तो लोग एक ही काम को, पर्टिकुलर टास्क को बार बार करते करते उनके अंदर एक स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। किस तरीके से आप अपने फैक्ट्री के लेबर का डिवीजन कर रहे हैं ताकि काम बहुत अच्छे से हो जाए। तो ये जो है ना, ये जो है फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक फैक्ट्री के अंदर लगता है। इसमें 2 डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और हर एक डिपार्टमेंट में 4-4 एक्सपर्ट को रखा जाता है, फिर वो 4 एक्सपर्ट वर्कर को डील करते हैं। ऐसा करने से फैक्ट्री का जो काम है प्लानिंग बहुत अच्छे से भी होगा और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से होगा। तो यहाँ पे देखेंगे फैक्ट्री के काम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्लानिंग इंचार्ज के नाम से और एक प्रोडक्शन इंचार्ज के नाम से। अब इस डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट होंगे, 4 फोरमैन होंगे, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनियन होंगे। और इस वाले में भी 4 होंगे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ये चारों मिलके दोनों डिपार्टमेंट के वर्कर्स से काम कराएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत होते तो इनको ये 4-4 मिलके 8 लोग मिलके 8 एक्सपर्ट मिलके इनको काम कराएंगे। तो इनके काम को हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहले डिपार्टमेंट का जो फर्स्ट एक्सपर्ट है उसका नाम है रूट क्लर्क। रूट का मतलब होता है पाथ, रास्ता। ये स्टेप बताता है, एक सीक्वेंस बताता है कि किस तरीके से काम को करना है। ठीक है, तो दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप। काम करने के सीक्वेंस को ये क्या करता है, सेट करता है ताकि काम अच्छे से हो जाए। और वो काम मैनुअल करना है कि मैकेनिकल करना है ये डिसाइड कर लिया जाता है पहले से ही। सेकेंड, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना, किसी को काम को इंस्ट्रक्ट करना। तो ये इंस्ट्रक्ट करता है, जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक स्पेसिफिक मैनर से काम को कैसे कंप्लीट करना, तो ये इंस्ट्रक्शन देता है। थर्ड होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम, समय का बहुत महत्व होता है, ठीक है ना। तो टाइम में कोई भी काम कब स्टार्ट हो रहा है कब खत्म हो रहा है उसको ये चेक करता है, और कितना कॉस्ट लग रहा है उस कॉस्ट को भी ये चेक करता है। तो ये एक्सपर्ट का यही काम है। दिस फोरमैन रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, कॉस्ट सीट को भी बनाता है, कितना खर्चा पड़ रहा है, कितना कॉस्ट आ रहा है। डिसिप्लिनरियन, ये डिसिप्लिन से ही बना है ये शब्द। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि किसी भी काम को समय पे करना, सही से करना, सिस्टमैटिक तरीके से करना। तो ये भी सेम एक्सपर्ट यही काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कि जॉब को कैसे करना है, ऑर्डरली करना है, सिस्टमैटिक वे से करना है। अब सेकंड डिपार्टमेंट में हम लोग देखेंगे 4 आते हैं एक्सपर्ट। पहला गैंग बॉस। गैंग मतलब गैंग अप करना, कोई चीज को इकट्ठा करना, गैंग करना। ठीक है, तो ये क्या करता है, ही अरेंज ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज नो डिले। तो ये सारे मशीन, टूल, रिसोर्स का
एक रिसोर्स को अरेंज करते हैं जिससे कि काम में कोई डिले ना हो, ठीक है। और वर्कर्स फोकस्ड होकर अपने काम पे लगे रहेंगे और ये एक्सपर्ट क्या करेंगे, टूल्स मशीन्स का अरेंजमेंट करते रहेंगे। स्पीड बॉस ये स्पीड को चेक करते हैं कि काम जो है समय से कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, इस चीज को ये सुनिश्चित करते हैं। रिपेयर बॉस नाम से ये समझ में आ रहा है कि कोई भी मशीन है उसको वर्किंग कंडीशन में रखने की जिम्मेदारी रिपेयर बॉस की होती है। अगर मशीन खराब हो रही है तो उसको तुरंत रिपेयर या रिप्लेस किया जाता है। दिस बॉस इंश्योर दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। इंस्पेक्टर क्या करता है, क्वालिटी चेक करता है। जो भी प्रोडक्ट निकलता है, जो आउटपुट निकलता है, उसकी क्वालिटी को ये चेक करके इंश्योर करता है कि क्वालिटी A1 है कि नहीं है। ये हो गया टायलर का फर्स्ट टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप, और इस टेक्निक को हम लोग फैक्ट्री में यूज करते हैं। टोटल इनकी 8 टेक्निक्स है जिसमें से आपको मैं आज 4 टेक्निक बताऊंगी और 4 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सेकेंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो इन्होंने बोला कि काम का ना स्टैंडर्ड बना दिया जाए। अगर किसी काम का स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा तो वो काम उतना ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। स्टैंडर्ड बनाने का मतलब कि आपकी फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो एक स्टैंडर्ड शेप का होना चाहिए, साइज का होना चाहिए, वेट का होना चाहिए, पैकेजिंग एक जैसा होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। जहाँ पे वेरिएशन कर देंगे, अलग अलग तरीके से बनाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फसाइजेस ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था, FW टायलर ने। तो इन्होंने बोला था कि हर एक स्टेप में, बिजनेस ऑपरेशन के हर एक स्टेप में स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट एंड मशीन टू यूज। तो इन्होंने बोला कि जो भी आउटपुट का स्टैंडर्ड सेट करना है वो तभी पॉसिबल होगा जब आप टूल्स का सिलेक्शन सही तरीके से करेंगे, स्टैंडर्ड टूल्स सेलेक्ट करेंगे, इक्विपमेंट मशीन अच्छे से सेलेक्ट करके उसका यूज करेंगे, तो ही प्रोडक्शन जो निकलेगा वो भी स्टैंडर्ड निकलेगा। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन्स ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। ये सिर्फ स्टैंडर्ड का मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं होना चाहिए। इसमें सब कुछ आता है, साइज, टाइप, वेट, मेजरमेंट और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। अब टायलर ने क्या कहा, साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सेलेक्टेड। ये साइंस बैकग्राउंड से थे, इंजीनियर थे, तो हर चीज़ में ये साइंस लगाते थे, रीजनिंग लगाते थे, लॉजिकल थिंकिंग लगाते थे। तो इन्होंने बोला कि प्रोडक्शन हमेशा साइंटिफिक मेथड से ही होना चाहिए, जिसमें कि उन्होंने स्टैंडर्ड को डेवलप किया। टू सेटअप स्टैंडर्ड द मैनेजर्स मस्ट मेक यूज ऑफ वर्क स्टडी। तो इन्होंने क्या बोला कि स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए वर्क स्टडी करना चाहिए। हर एक मैनेजर को वर्क स्टडी टेक्निक को अपनाना चाहिए। अब वर्क स्टडी के अंदर 3 काम आते हैं, जिसमें हम लोग, वर्क का मतलब होता है काम, तो काम का स्टडी करना। काम के स्टडी के अंदर 3 काम आते हैं। एक आता है टाइम स्टडी, वो काम कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है उस काम को करने के लिए, इसका स्टडी किया जाए। मोशन स्टडी, वर्कर्स का मोशन चेक किया जाता है कि वो कितना प्रोडक्टिव काम करे, कितना अनप्रोडक्टिव काम करे, यहाँ पे मोशन चेक किया जाता है। और फटीग स्टडी, यहाँ पे होता है रेस्ट पीरियड, वर्कर्स को कितने टाइम का रेस्ट पीरियड दिया जाएगा और कितनी बार दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके 4 ऑब्जेक्टिव है। टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन्होंने क्या किया, रिड्यूस क्या, लाइन ऑफ प्रोडक्शन मतलब होता है एक जैसा प्रोडक्शन बनाना, फिक्स टाइप होना चाहिए, साइज फिक्स होना चाहिए और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो भी उसकी विशेषता है वो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सेकेंड, टू अलाउ इंटरचार्जेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट एंड आउटपुट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस। अब यहाँ पे क्या, इंटरचार्जेबिलिटी, अब एक दूसरे यहाँ से इंटरलिंक्ड होंगे, और क्योंकि 2 डिपार्टमेंट बना था, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट बना था और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना था, तो दोनों ही जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है वो क्या होते हैं, हर डिपार्टमेंट के साथ इंटरचार्जेबिलिटी होता है, इंटरलिंक्ड होता है। टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, इस टेक्निक को यूज करके क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सकता है। टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेन एंड मशीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने भी वर्कर्स हैं, मेन है और मशीन, इनके परफॉर्मेंस का भी स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, वो कितने देर काम कर सकता है, कितना प्रोडक्टिव काम कर सकता है, तो ये सारा यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन emphasizes on elimination of unnecessary diversity of product size and type। देखिए, कोई चीज का सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाता है ना, तो जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी होता है, डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन, अलग अलग होना, तो वो अननेसेसरी जो डाइवर्सिटी आता है वो एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट का मतलब होता है हट जाता है, वो वहां से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। और प्रोडक्ट साइज एंड टाइप,
As more varieties means more inventory, more types of machines, more labor cost, etc. By simplifying the task, there can be economy is used of machine labor, inventory, machine maintenance, etc. It will also help in improving the quality and reduction of cost. तो इन्होंने क्या बोला कि काम को बहुत सिंप्लीफाई करना, डाइवर्सिटी नहीं रखना। जितना हम डाइवर्सिटी रखेंगे तो हमको उतना डाइवर्सिटी के लिए उतना मशीन चाहिए। जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत डाइवर्सिटी वाला प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो डाइवर्सिटी वाले हमको इन्वेंट्री चाहिए, स्टॉक चाहिए, डाइवर्सिटी वाले हमको मशीन्स चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमको बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेप को फॉलो करना। तो इन्होंने बोला इतना ताम झाम करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक जैसा काम करिए जिसको कि सिंप्लीफाई कर दिया जाए और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हटा दिया जाए। तो इस टेक्निक के थ्रू ये जहाँ पे काम करते थे स्टील इंडस्ट्री में, वहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया था। थर्ड टेक्निक है इनका मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मतलब किस मेथड से प्रोडक्शन को किया जाए उसका स्टडी करना, उसको हम लोग बोलते हैं मेथड स्टडी। द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजर इज कंडक्टेड to find the one best method or way of performing the job which keeps production cost minimum and makes maximum use of resource of organization। यही तो मैनेजमेंट का नियम है कि कम खर्चे में उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जाता है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि इस मेथड स्टडी में कोई एक बेस्ट मेथड को यूज़ किया जाए जिसके थ्रू हम काम को कंप्लीट करेंगे, परफॉर्म करेंगे और उसका रिजल्ट क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो सके। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देर आर सर्टेन पैरामीटर्स राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स till the final product is delivered. Taylor developed the concept of assembling line by using method study. The objective of method study is to minimize the cost of production and maximize the quality of customer satisfaction. Ford Motors use this concept very successfully. तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो भी काम करेंगे उसका एक बेस्ट मेथड यूज़ किया जाएगा जिसमें कि कम खर्चे और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। तो यहाँ पे इन्होंने सर्टेन पैरामीटर्स को सेट कर दिया था कि इसके अंदर काम को कंप्लीट करना है, इस मेथड से काम को करना है। और यहाँ पे ये डिटरमाइन किया गया था एक ऐसा तरीका जो पैरामीटर बनाए, मतलब एक नाप बनाए जो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन से लेके फाइनल मतलब कच्चे माल का फाइनल प्रोडक्शन तक का यहाँ पे चेक किया जाए कि कैसे किया जा रहा है। और टेलर ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया था जिसको हम लोग बोलते हैं असेंबली लाइन। असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है, हर एक स्टेप में हर एक अलग अलग वर्कर होते हैं और उस काम को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बाद में उसको असेंबल कर दिया जाता है, उसको असेंबली लाइन बोलते हैं। और इसी को यूज़ करके हम लोग काम को अच्छा कर सकते हैं जिससे कि कॉस्ट मिनिमम होगा और सब काम में एक जैसा सेम सिमिलैरिटी आएगा। जैसे कि अगर हम असेंबली लाइन कार में लेके बात करें तो सबसे पहले कार का ढांचा बनेगा, फिर उसमें इंजन लगेगा, फिर उसको पेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से काम आगे बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा और उस काम को करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग एक्सपर्ट होंगे। तो इस मेथड का यूज़ करने से क्या होगा, कॉस्ट कम होगा और रिसोर्स का मैक्सिमम यूज़ होगा। तो इन्होंने थर्ड टेक्निक डेवलप किया था। फोर्थ टेक्निक होता है मोशन स्टडी। Motion study includes study of movement like lifting, putting objects, sitting and changing positions which are undertaken while doing a particular job। तो यहाँ पे क्या होता है, मोशन मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट किस में होना है, लिफ्टिंग होना, पुटिंग होना ऑब्जेक्ट्स का, और एक सिटिंग और चेंजिंग पोजीशन, उनके पोजीशन को चेंज करना। तो ये क्या हो रहा है, एक फैक्ट्री में जब भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोडक्शन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में क्या हो रहा है, मोशन का यूज़ किया जा रहा है, मोशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। विच आर अंडरटेकन वाइल डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, मतलब जिसको कि एक पर्टिकुलर जॉब करने के अंदर ये सारे चीज होते हैं। द साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोशन स्टडीज आर, इसके क्या है ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले टू डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कर के मूवमेंट को चेक करना। व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, जब वो काम को करेंगे उनके मूवमेंट को चेक करना। टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, वर्कर्स कितने देर तक प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और कितने देर तक अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट करना। और जितने भी अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं वो लोग उनको वहाँ से कटिंग डाउन करना ताकि वेस्टफुल मूवमेंट खत्म हो जाए, ठीक है, वेस्टफुल मूवमेंट ना रहे। टू डिजाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, और वर्कर्स के मूवमेंट को जो अनप्रोडक्टिव है उसको मिनिमाइज
करने के लिए यहाँ पे सुटेबल इक्विपमेंट और टूल्स को बनाया जाएगा। टाइलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गलीबर्ट वर एबल टू रिड्यूस मोशन in bricklaying from 18 to just 5. Taylor demonstrated increase the productivity by 4 times by this process. तो उन्होंने क्या किया था कि जितने भी वर्कर्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी को 4 टाइम्स बढ़ा दिया था। तो ये उन्होंने अपने फैक्ट्री में इसको डेवलप किया टेक्निक को और इसको मैनेजमेंट की दुनिया में प्रेजेंट किया। तो आज हम लोग 4 ही टेक्निक पहला टेक्निक हम लोगों ने पढ़ा फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा हम लोगों ने देखा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड हम लोगों ने देखा मेथड स्टडी और फोर्थ मोशन स्टडी। आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।